नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई भी होनी है और अब जब लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, सभी ने अपने अपने तीर और कमान सजा लिए हैं। श्री जर्नलिस्ट गैसो हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिल्ली से लौटे हैं, उसी दिल्ली से लौटे हैं जहां पर एनडीए की तैयारियां हुई हैं। राम और हनुमान एक अरसे के बाद गले लगे और बधाइयाँ दी एक दूसरे को। काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन इधर महागठबंधन की भी बैठक हुई, काफ़ी बेहतरीन कह सकते हैं। लोगों ने कहा कि काफ़ी बेहतरीन तस्वीर निकल के आई और नाम रख दिया गया इंडिया। जी देखिए, विपक्ष की बैठक हुई बेंगलुरु में। लौट कर दिल्ली ही आए थे अधिकांश नेता और एनडीए की बैठक हुई दिल्ली में। मैं दिल्ली में ही था पिछले कई दिनों से और आपको पता है कि दिल्ली अब 2024 की तैयारी में लगा है। देखिए, जो माहौल हम पटना में महसूस करते हैं और जिस तरीके से हम बिहार में बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी देखते हैं और ये सुनते हैं कि बिहार में 40 में 40 सीटें, दिल्ली में बेचैनी कुछ और दिखती है। और यह बेचैनी बिहार को लेकर तो है ही, कुछ और प्रदेशों को लेकर है। और यह बेचैनी दिखाती है कि जिस दावे के साथ कहा जाता है 2024 400 पार, यह एक असंभव सा टास्क है। ठीक है, हम पहली बात करें। देखिए, अब मोदी कैबिनेट का विस्तार होता नहीं दिखता है। जो चर्चाएं थी कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे और फला फला ड्रॉप होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, अब तो विस्तार होता नहीं दिख रहा है और लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। सत्र समाप्ति के बाद यदि कोई मौका निकल जाए तो दूसरी बात है। लेकिन जिन लोगों को मंत्री बनना था वे भी अब निराश हो चुके हैं और कह रहे हैं अब मंत्री बनने से फायदा क्या है, कुछ ही महीने तो बचे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कुछ महीने ही बचे हैं। जी, तो बस तमगा मंत्री पद का लगा लेना यह उन्हें उचित नहीं लग रहा है। हिसाब मांगा जाएगा, हिसाब मांगा जाएगा अलग। और जिन्हें मंत्री बनना है उन्हें तरह तरह की सुरक्षाएं पहले से ही मिली हुई है। देखिए, अब मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, मैंने कहा बीजेपी की बेचैनी। मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं हुआ कि महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अजीत पवार आ गए और उन्होंने अपने समर्थकों सहित जिन्हें मंत्री बनाया गया जबरिया हुए विभाग भी प्राप्त कर लिए जो उन्हें चाहिए था। लेकिन एकनाथ शिंदे खुश नहीं है। दिल्ली में खबर तो यही तैर रही है। ठीक है ना। तो इन परिस्थितियों में महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी फैसला नहीं कर पा रही है। देखिए, 2019 के नतीजे को देखेंगे। सहयोगी दल, आपने कहा दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत भावुकता के साथ कही कि ऐसे कई मौके आए होंगे जब आप मुझसे नहीं मिल पाए होंगे, ऐसे मौके आए होंगे जब आपको एहसास हुआ होगा, और मुझे भी एहसास होता है जी कि मैंने आपकी ओर नहीं देखा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के हैं। तो इतना भावनात्मक संबोधन जरूर था। लेकिन आप देखिए बेचैनी कैसी है कि ऐसे छोटे छोटे दल जो 1, 2, 3 लोकसभा क्षेत्रों में सिमटे हुए हैं, उन्हें भी बीजेपी अपने साथ लाने के लिए परेशान है। क्योंकि उधर भी विपक्षी महागठबंधन, जिसे अब इंडिया नाम दे दिया गया है, एक जैसे ही इंडिया नाम दिया गया एनडीए वाले परेशान हो गए। क्योंकि अब आप ये तो कह नहीं सकते हैं कि इंडिया चोर है, इंडिया वाले मूर्ख हैं। हाँ, इंडिया वाले मूर्ख हैं तो कह नहीं सकते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस नामकरण मतलब जो संक्षेपीकरण हुआ है उसके खिलाफ दिल्ली के थाने में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। खैर, उसका क्या फलाफल होगा यह दूसरी बात है। लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि सहयोगी दल, देखिए अब शिरोमणि अकाली दल नहीं आया, ठीक है ना। आप बात कर रहे थे राष्ट्रीय मतलब अजीत सिंह की बात चल रही थी, अभी वे नहीं आए हैं, किधर रहेंगे यह देखने की बात होगी। 2019 याद कीजिए, बीजेपी ने 303 सीटें खुद जीत ली थी और एनडीए की कुल सीटें थी 353। तो जैसे ही बहुमत को पार किया था बीजेपी ने, उनका गुमान भी बढ़ गया था। याद कीजिए, नीतीश कुमार ने हिस्सेदारी की बात कही तो जेडीयू को मंत्रिपरिषद में शामिल ही नहीं किया गया था। याद है ना, 2019 में। तब नीतीश कुमार को लिपापोती करनी पड़ी थी कि हमें प्रोपोर्शनल से नहीं मिली है। नहीं मिला जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, जो वो मांग रहे थे, तो गुमान बढ़ गया था। अब समय कम बचा है तो भावनात्मक संबोधन हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी की असली चिंता क्या है
बीजेपी की असली चिंता बिहार में चैलेंज तो है ही, बंगाल में भी है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली ऐसे प्रदेश जहां क्लीन स्वीप था, बिल्कुल करीब करीब क्लीन स्वीप था, ठीक है ना, क्या उन प्रदेशों में वह 2019 के नतीजे को दोहरा पाएगी? यूपी भी ले लीजिए। नहीं, यूपी पर मैं आ रहा हूं, यूपी से ही सबसे अधिक उम्मीद है। देखिए, यूपी में 80 में से 62 सीटें आई थी बीजेपी को, 62। तो यूपी से ही उम्मीद की जा रही है कि वहां हमें किसी न किसी रूप में सीटें बढ़ानी होगी, क्योंकि कई दूसरे प्रदेशों में सीटों का नुकसान संभव है। तो 80 में हमें 70 जीतना होगा, 80 में हमें 75 जीतना होगा। लेकिन यूपी का हालचाल क्या है? पहले इस देश में मोदी मोदी ही नारा लगता था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन यूपी में अब मोदी मोदी नहीं लगता है, बाद में नारा लगना शुरू हुआ मोदी योगी, और अब यूपी के लोग कहते हैं योगी योगी या योगी मोदी, ठीक है ना। तो योगी आदित्यनाथ पर आश्रित उत्तर प्रदेश में होना है, और देखिए उत्तर प्रदेश से इन्हें किसी भी कीमत पर सीटें बढ़ानी है, इसलिए ये दारा सिंह चौहान से भी समझौता कर रहे हैं, ये इसलिए ओम प्रकाश राजभर से भी समझौता कर रहे हैं। बिहार में तो आपने देखा ही, केवल मुकेश सहनी से समझौता बाकी रह गया है। बंगाल, देखिए, जब विपक्षी महागठबंधन जिसे इंडिया नाम दे दिया गया, अब देखिए मैंने क्यों कहा महाराष्ट्र की स्थिति परिस्थिति खराब। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और इनमें से शिवसेना और भाजपा गठबंधन ने 2019 में 41 सीटें जीत ली थी, 18 इनमें से शिवसेना ने। बिहार में आपको पता ही, 17 बीजेपी ने, 16 जदयू ने और 6 लोजपा ने। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से खिचड़ी बन गई है, कहां खिचड़ी में नमक कम है, कहां खिचड़ी में नमक अधिक है, कोई मंत्री बनने के बाद भी शरद पवार से मिलने जा रहा है, किसी दूसरे प्रदेश में एनसीपी टूट भी रही है, यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि नतीजे क्या होंगे। लोग कह रहे हैं मंत्री तो बन गए हैं, सरकार तो बन गई है, लेकिन वोट बैंक नहीं खिसका है। और एक जो माहौल बनता है, जो माहौल बिगड़ता है, उसकी बात अलग जी। तो देखिए वहां की बात है। अब बंगाल की बात कीजिए, जहां ममता दीदी मजबूती से लड़ती है। आपको मालूम है कि बंगाल में 42 सीटें हैं, इनमें से 18 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीत ली थी। बीजेपी की चिंता है कि क्या हम 18 फिर से जीत पाएंगे। अभी वहां पंचायतों के चुनाव हुए हैं, आपको मालूम है बहुत खून खराबा हुआ, ठीक है ना। लेकिन नतीजे क्या है, वहां केंद्रीय बल की तैनाती भी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो वहां 3317 ग्राम पंचायत, उनमें से मात्र 220 पर बीजेपी को जीत मिली है। वहां पंचायत समिति 341, उनमें से मात्र 6 में जीत मिली है, और जिला परिषद में 0। देखिए ये जो इंडिया बना, ये लोग क्यों उत्साहित हैं कि हम चाहें तो परास्त कर सकते हैं। 2019 में जब बिल्कुल आंधी तूफान मोदी के नाम का चल रहा था, तब 229 मिलियन वोट आए थे, लेकिन विपक्ष को लगता है कि तब भी यदि हम एक होते तो 1.57 मिलियन वोट अधिक था, ठीक है ना। यदि हम एक होते तो नतीजे कुछ और होते। देखिए बंगाल की जब बात होती है, मुझे एक बीजेपी के बड़े नेता किस्सा सुना रहे थे कि देखिए जब विपक्ष एक हो जाएगा, 1 to 1 फाइट होगी, तो लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का किस्सा सुना रहे थे। बीजेपी ने एक दास जी को टिकट दिया, और किस्सा वे सुना रहे थे जो वहां मौजूद थे। बीजेपी ने अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को वहां भेज रखा था, बिहार के भी बहुत सारे लोग थे। तो दास जी बीजेपी के उम्मीदवार बने। बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पर्याप्त पैसे भी भेजे, कहा जाता है कि 85 लाख रुपए भेज दिए गए थे। तो पैसा भी उन्होंने ले लिया, और वे बिक गए या खरीद लिए गए टीएमसी के द्वारा, ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा। कहा जाता है कि 85 लाख इधर से डकार गए, और उसके बाद 1 करोड़ या 1.5 करोड़ में उधर बिक गए। उसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार करना बंद कर दिया। इसके बाद देखिए ममता बनर्जी कैसे लड़ती, इस बात को आपको समझना होगा। और खुद को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिए। अब हॉस्पिटल में है तो क्या,
बिहार के एक मंत्री जी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, वे पहुंचे, मीटिंग थी वहाँ। बिहार के एक वरिष्ठ सांसद हैं, वे भी पहुंचे थे। तो मालूम हुआ कि जो दास जी हैं वे अस्पताल से छुट्टी पा लिए हैं। उन्हें बुलाया गया, आ भी गए, उन्होंने कुछ बहानेबाजी की, तो फिर बहानेबाजी पकड़ा गई। तो हुआ कि ये बिक तो गए हैं, लेकिन अब बीजेपी को लड़ना है सिंबल पर। सिंबल तो इन्हीं को दिया हुआ है, वापस नहीं कर सकते हैं। तो उस दास जी के यहाँ रेड कराई गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। कुछ लालच मलालत भी होटल में हुआ। तो उनके घर से 45 लाख रुपया मिल गया जो बीजेपी ने भेजा था। तो एक जो बीजेपी के बड़े नेता बिहार के जो वहाँ पहुँचे थे मंत्री जी के साथ, उन्हें थोड़ी तरस आ गई जिस तरीके से छापेमारी हुई थी। कहा गया कि 10 लाख रुपए इन्हें और दे दीजिए, नहीं तो ये मर जाएंगे। अब देखिए ममता बनर्जी चुनाव कैसे लड़ती है। कहा जाता है कि बूथ पर एक एक वोट का पता होता है, किसने वोट किसको दिया। चुनाव देखिए, पंचायत चुनाव में तो बैलेट पेपर था, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन होता है। लेकिन ईवीएम मशीन में भी आलोक किसको वोट देकर आए हैं, वो बाहर में टीएमसी के कार्यकर्ता पता कर लेते हैं। कैसे पता कर लेते हैं? जब मैंने यह सुना तो मैं तो आश्चर्यचकित था। तो होता ये है, इत्र का नाम आपने सुना होगा, सेंट जिसको कहते हैं। प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के साथ थे विधानसभा में। तो एक ऐसा इत्र तलाशा गया जो बाजार में न मिले, और जैसे ही पोलिंग शुरू हुई, पहला व्यक्ति जो वोट देने गया वह टीएमसी का डेडिकेटेड आदमी था, और इतना गहरा इत्र लगाया हुआ था उसने कि उसने उसी अंगुली से जिसमें गहरा इत्र लगा था उसने टीएमसी का बटन दबा दिया। ठीक है जी। अब यह इत्र अभी तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। जो अगला व्यक्ति जाएगा टीएमसी का बटन दबाएगा, तब उसके हाथ से भी उस इत्र की खुशबू आएगी। ठीक है। अब आलोक की जगह अभिषेक जी गए वोट देने। वो बाहर निकले, उनसे पूछा टीएमसी वालों ने आपने वोट किसको दिया? तो अभिषेक जी ने कह दिया कि टीएमसी को हमने वोट दिया है। तो जो यहाँ टीएमसी का वर्कर है उसने अंगुली सूंघ ली। तो मालूम हुआ कि इस अंगुली से तो सुगंध आया ही नहीं। समझ गए। तो फिर उनकी लालच मलालत वहीं हो गई, तो भय भी पैदा हो गया। और हर 10 में 12 में वोटर के बाद टीएमसी का एक वोटर जो बिल्कुल समर्पित है, जीवनदानी है, वह उसी इत्र को लगाकर जाता था। सभी बूथ पर ऐसी मैनेजमेंट कर दी गई। हाँ, जहां जहां ये गड़बड़ियां लगता था कि नहीं हो सकता है। हाँ, अब देखिए कुछ घंटे के बाद बीजेपी वालों ने समझ लिया, तो क्या करें, उन्हें भी अपने वोटर की तो वो इत्र बाजार में मिल ही नहीं रहा था। वे एक दूसरा इत्र लेकर आ गए, ठीक है ना, और अपने बीजेपी में लगा दिया। इसी तरीके से पहचान करने लगे। तो अब बीजेपी वाले बटन पर दूसरा इत्र था, तो दोनों में पहचान भी कि इन्होंने बीजेपी को दिया और इन्होंने टीएमसी को दिया। तब तो और बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ममता दी वहां चुनाव लड़ती है। तो बीजेपी परेशान है, ठीक है ना, कि दिल्ली 2024 इतना आसान नहीं है। ठीक है। और आप देख ही रहे हैं इधर मुद्दा भी मिल जा रहा है। कल से आप देख रहे हैं मणिपुर को लेकर, मणिपुर ने किस तरीके से देश को शर्मसार किया है। और 2.5 महीने के बाद आप उस मसले में मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। और आपने देखा है कि कल किस तरीके से एक ट्वीट हो गया जिसमें कह दिया गया कि फला इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उसके धर्म को लेकर मालूम हुआ कि वो दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ था। लेकिन देश की स्थिति नाजुक हो गई थी। तो दिल्ली परेशान है, समझे ना। मोदी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है, और दिल्ली परेशान है कि जब विपक्ष एक होगा, और विपक्ष को यह भी लगने गोलबंदी भी होगी, वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा। ठीक है। अब टीवी और प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ आवाज भी सुनाई पड़ने लगी है। दिल्ली की तैयारी दिल्ली में शुरू है, इसका प्रभाव हर जगह आपको देखने को मिलेगा। देखिए दिल्ली की तैयारी कैसी है, कैसी चिंता भरी हुई है, ये सभी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। कैसे कैसे अब नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव में, ये भी हमने आपको दिखाया है। तो ज़रा जिनसे वादा किया है उनसे ज़्यादा संभल के वादा कीजिएगा। बिल्कुल।
समर्पित रहिएगा, क्योंकि अब थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि सिर्फ एक के पास है, बुद्धि सभी के पास है, बुद्धि का विस्तार भी होता है ना, यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है ना। हो जाता है। बहरहाल आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। जब रण होगा तो रण में भीषण युद्ध होगा, और उस युद्ध में फलाफल किसके हाथ लगेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल रणभूमि में बिसात बिछ चुकी है, तैयारियां की जा रही हैं। कोई भी कमज़ोर नहीं है, किसी भी पार्टी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी भी गठबंधन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए फिलहाल इस समय। आप लाइव से बने हैं, ट्विटर हैंडल पर भी लाइव से फॉलो कर दें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।